हेलो दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपी पीसीएस और स्टेट यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे हल करें, तो उसी में हमने बात किया था कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी क्या प्रकृति रही है, उनका क्या नेचर रहा है। तो आइए हम देखते हैं यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिहार पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम तीनों के क्वेश्चनों को लगाए हुए हैं और उनको देखेंगे, उनकी क्या प्रकृति है, उनका क्या नेचर है क्वेश्चन पूछने का, और कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम अपने मॉडल क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, इन मॉडल क्वेश्चन को हल करेंगे और जितना भी हो सकेगा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट छूटेगा नहीं। डायरेक्ट तो एक भी नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस में पहला क्वेश्चन लगा है कि यूपी पीसीएस में 2012 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आईएएस में है जो 2018 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन बिहार का है जो 2017 में आया हुआ है। तो हम सबसे पहले यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को देखेंगे जो 2012 में आया हुआ है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भारतवासियों की बात हो रही है। भारतवर्ष प्रशासन में, अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से की बात हो रही है। तो आपको बताना है किस अधिनियम में आया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1853 का चार्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से एक तो आंसर है, तो हम आपको बता दें इसका आंसर ए है 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम आईएएस के क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आईएएस के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो मेरे दोस्त, आप कभी भी पढ़ते समय ऐसे हाईलाइटेड पॉइंटों को अपने दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन हाईलाइटेड ही पूछते हैं। तो आप जितने भी हो सकते हैं हाईलाइटेड जितने भी पॉइंट होते हैं उनको जरूर कई तरीके से मॉडल क्वेश्चन बना के खुद करिए, और बाकी मैं तो करवाऊंगा ही, पूरा करवाऊंगा। आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरा पॉलिटी और इकोनॉमिक को पूरा करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन, चाहे एक भी चैप्टर यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, हम सब सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव। तो इसमें दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा दिया गया है जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1853, तीसरा का दिया है पश्चात विद यौन एंगल विद विवाद। तो आपसे हम ये बता दें कि इसमें ऑप्शन दिया गया है एक, दो और तीन। तो डी ऑप्शन इसका सही है, हमने लगाया नहीं। इस क्वेश्चन पे हम सब पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए हमने लगाया नहीं। इसमें तीनों सही है मेरे दोस्त। तो उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, इसमें तीनों सही हैं। 1813 में भी चार्टर एक्ट में भी आया है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में भी आया है, पाश्चविद और एंगलविद विवाद में भी जिक्र हुआ है। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें दिया गया 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर दिया गया 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर दिया गया है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं 1813 हो, चाहे 1833 हो, चाहे 1853 हो, 1873 हो, इनको सबको हम इंडिविजुअल इन सब पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं
सारे एक्ट पे हम क्वेश्चन बना बना के खुद करेंगे, एक एंगल से नहीं, कम से कम 20 एंगल से एक ही 1813 को करेंगे तो 20 एंगल से करेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने पाएगा इनडायरेक्ट। तो इसका आंसर तो है 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए हम अपने मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला मॉडल क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी या मुक्त कर दिया? तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन दिया गया है 1781 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1919 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1935 का अधिनियम, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1853 का अधिनियम। तो मेरे दोस्त इसका आंसर है 1771 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, सॉरी 1781 का अधिनियम। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम में राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया है? सॉरी, तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन दिया गया 1892 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम, 1881 का अधिनियम। तो इसका आंसर मेरे दोस्त 1881 के अधिनियम है। तो आप पहले खुद भी कोशिश करिए एक बार, उसके बाद आप आंसर ढूंढिएगा। 1881 का अधिनियम है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 1781 के अधिनियम में उपरोक्त में से कौन सा से सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की कार्यवाहियों के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो मेरे दोस्त एक बार आप भी पढ़िए इसको और हल करने का प्रयास करिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कर दिया गया, तो यहाँ कर नहीं दिया गया, यहाँ बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो मेरे दोस्त तीनों क्वेश्चन को हम सब देख चुके हैं, लेकिन ताज कंपनी के इसके बाद जो ताज के शासन के अंतर्गत आएगा वहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए, उनको हम सब बहुत अच्छे से करेंगे। आइए फिर भी हम इनको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो हम चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम हिंदू और मुसलमानों को उनके निजी कानून के हिसाब से कानून बनाने का प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट में? 1781 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम या 1909 के अधिनियम में? तो मेरे दोस्त इसका आंसर है 1781 के अधिनियम से। पहला आंसर मिल गया आपको मेरे दोस्त। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट से? तो ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन 1935 के अधिनियम से, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1919 के अधिनियम से, तीसरा ऑप्शन है कि 1773 के अधिनियम से, चौथा ऑप्शन दिया गया 1781 के अधिनियम से। तो मेरे दोस्त इसका आंसर है 1781 के अधिनियम से। तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए लगाए हैं कि आप इसको सोचिए कि ये क्वेश्चन जैसे बीच बीच में हम कहीं अदर क्वेश्चन डाल देंगे, तो उनको आप करने का प्रयास करिए। तो ये 1771 के अंतर्गत क्वेश्चन नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन लगाए हैं, आप देखिए, एक बार करके देखिए। बीच बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन लगा दें ताकि आपका माइंड और तेज से वर्क करने लगे।
तो आइए फिर हम आपका सोचने का दायरा थोड़ा और बढ़े, क्योंकि टॉपिक जो सोचेंगे उससे बीच बीच में एक आध क्वेश्चन डालेंगे तो आप अदर सोच सकते हैं। तो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, कौन सा से सही है। तो इसमें दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने भारत आई थी, पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तीसरा ऑप्शन दिया कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर द्वारा। चौथा ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो मेरे दोस्त तीनों ऑप्शन सही हैं, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीनों ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ वो नहीं लगा पाए, क्वेश्चन नहीं लगा पाए, सॉरी मेरे दोस्त। तो आइए फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि 1781 का संशोधन अधिनियम या कानून के संदर्भ में उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेंगे। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और तीसरा ऑप्शन दिया गया, प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। तो मेरे दोस्त यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। तो मेरे दोस्त पांचवें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। 1781 के अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मेरे दोस्त ध्यान देना, कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया, प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक ही कानून लागू होंगे। तो मेरे दोस्त चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है मेरे दोस्त, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक ही कानून लागू हो। तो एक नहीं, यहाँ अलग अलग कानून की बात कही गई थी, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो मेरे दोस्त केवल एक ही सही है, दो सही है, केवल एक ही गलत है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ। तो मेरे दोस्त मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आपसे एक सूचना देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के जो है वैकेंसी इस बार सीटें ज़्यादा आई हैं, तो आप सब ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि 826 या ऐसे कुछ सीटें हैं, कंफर्म एक बार याद नहीं आ रहा है, फिर भी हैं। तो आप जितना अच्छे से हो सके प्रीलिम्स को तैयार करिए, उनको बार बार करिए, रिवीजन करिए। तो हमने 1771 के अधिनियम को समाप्त कर लिया है मॉडल क्वेश्चन करके। अब हम चलते हैं 1786 के अधिनियम पर। तो आइए हम देखते हैं कि 1786 के अधिनियम में मॉडल क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, कौन कौन से मॉडल क्वेश्चन हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ से कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए नहीं थे, इस वजह से लगाए नहीं हैं। आज जिसमें जो 4 क्वेश्चन आए थे उसको हम लगा चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं। आइए फिर हम देखते हैं मॉडल क्वेश्चन को सीधा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें थी, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, इसमें विशेष मामलों में
अपनी काउंसिल के निर्णयों को अप्रभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है इसमें काउंसिल के निर्णयों को अप्रभावी अथवा न मानने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त इसमें कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो मेरे दोस्त इसमें से आप क्वेश्चन को एक बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करने का प्रयास करिए, फिर नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर एक बार में सब करवाते जाएंगे, नहीं तो फिर हम आंसर ही दे लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अब इसके ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन लगभग सेम है। काउंसिल के निर्णय को अप्रभावी अथवा न मानने का अधिकार, तो उसमें दिया गया विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णय को अप्रभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। तो मेरे दोस्त दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि विशेष मामले में बात हुआ था काउंसिल के निर्णय की, सामान्य परिस्थितियों में नहीं, विशेष परिस्थितियों में काउंसिल को उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया है। तो आपका 1 और 3 सी ऑप्शन सही है, 1 और 3 सी ऑप्शन सही है इसमें से। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो शर्तें रखी थी उनको कह रहा 1786 के कानून में जोड़ दिया गया, 1786 में जो कानून बना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को कॉर्नवालिस को मानना अनिवार्य कर दिया गया। और तीसरा दिया गया ऑप्शन कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो मेरे दोस्त इसमें इस ऑप्शन में देखिए विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णय को कॉर्नवालिस को मानना अनिवार्य कर दिया गया था, मानना अनिवार्य। तो यहां मानना नहीं है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन गलत हो गया है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरे दोस्त 1 और 3 ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। फिर आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया? तो मेरे दोस्त ऑप्शन दिया गया है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चौथा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मेरे दोस्त आप जानते ही हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। और मेरे दोस्त लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, जो लाल बटन होती है, कुछ ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि हमको जो मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से ही मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे भी हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे को पूरे चैप्टर को इसी तरह का तरीके से जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हम करने का प्रयास करें, जितना भी हो सके। पॉलिटी, इकोनॉमिक, इसके बाद हम पर्यावरण को उठाएंगे और इसके बाद साइंस एंड टेक को उठाएंगे, कि ताकि पूरा का पूरा हम कवर कर ले जाएं मॉडल क्वेश्चन बना के, जितना हो सकता है उतना। अभी तो थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, आगे हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छा खासा टाइम देंगे, जितना हो सकेगा। 2 पॉलिटी और इकोनॉमिक डेली लाएंगे, प्रयास यही है। फिर आगे चलते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी नियुक्ति के लिए 2 शर्तें रखे थे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें पूछा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 शर्तें रखे थे, इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कि अपने काउंसिल की निर्णयों को अस्वीकार करना,
दूसरा दिया गया है प्रांतीय न्यायालयों को अधिकार प्रांतीय न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र में लाने की शक्ति सेनापति का पद भी। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद। तो मेरे दोस्त ये ऑप्शन है, तो इसमें दिया गया है कौन सही नहीं है। तो मेरे दोस्त इसमें से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन एक भी नहीं है सही है, और प्रांतीय न्यायालय की यहाँ बात ही नहीं हुई थी, तो ऑप्शन 2 भी गलत है, और 2 गलत है, तो 1 और 2 सी ऑप्शन गलत है। उसके बाद हम सब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कॉर्नवालिस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गया हमसे। निम्नलिखित में से कॉर्नवालिस को किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया था, तो आप सही कर लीजिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। तो 1786 का अधिनियम दिया गया है इसमें। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1781 का अधिनियम। तीसरा दिया गया कि 1793 का अधिनियम, और चौथा दिया गया है कि 1813 का अधिनियम। पहला दिया गया है कि 1786 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि 1781 का अधिनियम, तीसरा दिया गया कि 1793 का अधिनियम, और चौथा दिया गया है कि 1713 का अधिनियम। तो मेरे दोस्त आप जानते ही हैं कि 1786 के अधिनियम से जोड़ा गया है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन लगाए हैं, आप इसको हल करने का प्रयास करिए। विशेषकर एक क्वेश्चन हम लगा दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड ब्रॉड हो, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन अलग जगह से लगाए हैं। आप देखिए कि इसको कैसे हल कर पाएंगे। निम्नलिखित में भारत में ब्रिटिश 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो ये एक क्वेश्चन है। कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी। दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास इस समय सीमित अधिकार ही था, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के सेकेंड चार्टर द्वारा अधिकार प्राप्त था। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को एक बार सोचिए आप, बाकी हम आंसर दे रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब करते रहना मेरे दोस्त। तो हम आपको बता दें कि ये ऑप्शन तो सही है, कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था, ये ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरे और तीसरे में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कंपनी के पास इस समय सीमित अधिकार ही था। तो मेरे दोस्त कंपनी के पास विस्तृत अधिकार प्राप्त था। जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसको महारानी के चार्टर द्वारा विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ था। तो अब किस चार्टर से प्राप्त हुआ था, तो ये भी देख लीजिए। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के सेकेंड चार्टर द्वारा अधिकार प्राप्त था। तो मेरे दोस्त यहाँ फिर आ गया, यहाँ सेकेंड नहीं फर्स्ट चार्टर द्वारा अधिकार प्राप्त होता। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो केवल एक सही है। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त।